ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, खबरों पर विश्लेषण शुरू हो उससे पहले देखिए आज मनी सेंट्रल में खास क्या है। शुरुआत होगी सस्ते दाल के आयात से। जारी रहेगा दालों का सस्ता आयात। भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए से किन सेक्टर्स को होगा फायदा, भारत में किन क्षेत्रों में आ रहा सीधा विदेशी निवेश, एफडीआई कहां आ रहा, कैसे आ रहा, भारत की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा होगी। शुरू हो रहा टेलीकॉम महंगाई का नया दौर, महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी मजदूरी, बजट से खबर और एलआईसी कर रहा बड़ी तैयारी। आप अगर एलआईसी के बीमा धारक हैं तब भी आपके लिए बड़ी खबर है, अगर आप एलआईसी के शेयर होल्डर हैं तब भी आपके लिए बड़ी खबर है। ये आज हमारी दिन की सबसे बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत खाने के तेल और दालों की महंगाई को काबू करने के लिए बुधवार को सरकार ने आयात शुल्क में कटौती की है के फैसले को जारी रखा है। पहले ये छूट 31 दिसंबर तक थी। सरकार ने इसके अलावा रिफाइंड पाम के तेल के आयात के लिए लाइसेंस की शर्त को भी हटा लिया है। दलहन आयात को लेकर दी गई छूट 1 साल और बढ़ा दी गई है। उड़द और तुवल के फ्री इंपोर्ट की मियाद को मार्च 2024 तक लागू किया गया है। सर, दाल की आवक के बाद भी सरकार सस्ते आयात पर आगे बढ़ रही है, उसकी मियाद आगे बढ़ा रही है, ऐसा क्यों? आयात और निर्यात की खबर पर हम चर्चा करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर जो इस बुलेटिन की शुरुआत के समय ठीक हमारे पास आई, हम उसे बताएं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। भारत के चालू खाते के घाटे के करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े रिजर्व बैंक ने जारी कर दिए हैं। इस साल की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाते का घाटा जीडीपी के 4.4% पर पहुँच गया है, जिस बात की संभावना हम पहले से जाहिर कर रहे थे। और इसकी प्रमुख वजह भारत के व्यापार घाटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। भारत का आयात निर्यात से ज़्यादा है। पिछले साल इससे पिछले साल की तिमाही में ये भारत का जो चालू खाते का घाटा था वो 18.2 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 36.4 अरब डॉलर हो गया है। हम वापस आयात निर्यात की ही खबर पर लौटते हैं। सरकार शायद खाद्य तेल और दालों के आयात को लगातार खुला रखने और उसे रोकने की कोशिश इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि महंगाई को लेकर आने वाले समय में किसी दबाव को बनने से रोका जा सके। हालांकि ये फैसला थोड़ा सा किसानों की दृष्टि से चौंकाने वाला लग सकता है, क्योंकि खरीफ की नई आवक बाजार में आना शुरू हो गई है। दलहन के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। चना बाजार में आ गया है जो कि अर्ली सोइंग से आता है। तुअर की नई फसल बाजार में आना शुरू हो गई है और कई सारी मंडियों में अब दलहन की कीमत सरकार के समर्थन मूल्य से नीचे है। लेकिन उसके बाद भी भविष्य के स्टॉक को देखते हुए या भविष्य की मांग को देखते हुए सरकार इसे सस्ते आयात को जारी रखना चाहती है, जो मोजाम्बिक और अफ्रीका के कुछ देशों से होता है। चने की और तुअर की आपूर्ति और उसकी कीमतों के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। चना करीब 66, तुअर करीब 6600 रुपये पर क्विंटल के आसपास और चना 5335 रुपये पर क्विंटल के आसपास बाजार में उपलब्ध है। लेकिन सरकार दाल के स्टॉक्स को बनाए रखना चाहती है। खाद्य महंगाई के मोर्चे पर आप कह सकते हैं कि सरकार फूक फूक के कदम रख रही है, इसीलिए अभी अगर नीचे है महंगाई उसके बाद भी ये फैसला लिया गया है, इसको जारी रखा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए आज गुरुवार रात से लागू हो जाएगा। इस समझौते के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात होने वाली करीब 96% चीजें बिना किसी टैक्स के निर्यात हो सकेंगी। माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब साल भर में 31 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अगले 5 वर्षों में ये 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सर, इस एफटीए से सीधा फायदा किन किन क्षेत्रों को होगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह पहली दूसरी मुक्त व्यापार संधि है हाल के वर्षों में जो अब सक्रिय होकर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण असर हमें निर्यात के तौर पर दिखाई देगा भारत से टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, जेम्स ज्वेलरी, मेडिकल डिवाइसेस और इंजीनियरिंग गुड्स में। इसमें टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी श्रम गहन उद्योग हैं जहां से निर्यात पिछले दिनों से काफ़ी कमज़ोर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एफटीए हाल फिलहाल के वर्षों का सबसे बड़ा एफटीए है और ये इंटरिम एफटीए है क्योंकि ये अंतरिम है। इसका बड़ा हिस्सा एफटीए का बाद में आएगा। ये माना जा रहा है कि जो करीब करीब
98% टैरिफ लाइंस, यानी 98% के आसपास जो निर्यात के सामान हैं, आयात निर्यात के सामान हैं, उनको शुल्क मुक्त ड्यूटी फ्री ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में जगह मिल सकेगी। मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनके नतीजे तत्काल आने में समय लगता है, इनके नतीजे आने में समय लगेगा। अब जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रास्ता खुला है मुक्त व्यापार का, तो अगले 6 महीने में हमें ये पता चलेगा कि भारत से कितना निर्यात बाजार किया गया और भारत ने कितना आयात किया। एक और चीज़ इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच FTA उस वक्त हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट है, ट्रेड में गिरावट है, भारत का निर्यात भी गिरा हुआ है, आयात बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में निर्यातकों को एक नया बाजार मिलना महत्वपूर्ण है। कितना फ़ायदा हमको मिलेगा इस FTA का भारत के निर्यात में, इसके बारे में अगले 1 साल में हमारे पास जानकारियाँ उपलब्ध हो पाएंगी। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट कहती है कि 2014 से 2022 के दौरान देश में जितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है उसमें सबसे ज़्यादा निवेश सर्विस सेक्टर में आया है। इस दौरान आए कुल FDI में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुए निवेश की हिस्सेदारी सिर्फ 25% है, यानी अगर 100 रुपये आए तो सिर्फ 25 रुपये मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी 75 सर्विसेज में आए। जबकि सर्विस सेक्टर में किए गए निवेश की हिस्सेदारी 41% से ज़्यादा दर्ज की गई है। सर, पहला सवाल, देश में कहाँ आया, क्या आया, इसको समझें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत की स्थिति दुनिया के मानचित्र पर कैसी है? हाँ, इंडिया रेटिंग की रिपोर्ट जो अंकटाड और दुनिया में निवेश के आंकड़ों पर आधारित है, ये एक दिलचस्प तुलनात्मक अध्ययन हमें देती है, बताती है कि भारत में आने वाला विदेशी निवेश अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समानांतर किस तरीके का है। अगर आप देखें तो भारत और चीन 2 ऐसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, साउथ अफ्रीका, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और रशिया की तुलना में, जहां लगातार इस चार्ट में दिख रहा है, जहां लगातार विदेशी निवेश की रफ्तार ऊंची बनी हुई है। हालांकि चीन में विदेशी निवेश काफ़ी ज़्यादा है, जब और ये कोविड के वर्षों में भी रहा है ज़्यादा, भारत में इसमें गिरावट आई थी। लेकिन दूसरी जो बड़ी अर्थव्यवस्था अगर आपको दिखाई दे रही है, जहाँ 6.7% की बढ़ोतरी दिखाई दी है इस चार्ट में, वो भारत है। चीन में 2001 से लेकर 2021 के बीच में 6.1 से लेकर और 15% तक, 16% तक की बढ़ोतरी दिखाई दी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में विदेशी निवेश कम है, ताइवान में कम है, इंडोनेशिया में कम है, ब्राज़ील इसके बाद दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दिख रहा है जिसमें विदेशी निवेश बढ़ा है। लेकिन भारत कुल मिलाकर अगर समग्र रूप से विदेशी निवेश को देखा जाए तो चीन के बाद दूसरी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था, जो उभरती अर्थव्यवस्था होने की पहचान है। सर, अब बात अगली भारत की जाएगी, ये किन क्षेत्रों में आया ये निवेश? यहाँ पर एक अजीब सी असंगति दिखाई देती है। पिछले 7-8 साल में भारत में सारा फोकस और सारी कोशिश सरकार की नीतियों की इस बात पर रही कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत में निवेश आमंत्रित किया जाए। ये कोशिश शुरू हुई थी मेक इन इंडिया से, आत्मनिर्भर भारत स्कीमों से, उद्योगों को दी गई थोक में रियायतों से, टैक्स की रियायतें दी गई, और उसके बाद सरकार PLI स्कीम भी लेकर आई जो 2020 में शुरू हुई थी। उसके बाद भी जो ताज़े आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी निवेश नहीं आ रहा है, जो चिंता की भी बात हो सकती है और चुनौती की बात हो सकती है। आंकड़े बता रहे हैं कि अप्रैल 2000 से मार्च 2014 के बीच मैन्युफैक्चरिंग में भारत के कुल विदेशी निवेश में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 35.4% था, जो इन सारी कोशिशों के बाद, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और PLI के बाद घटकर 25.4% रह गया। यानी मैन्युफैक्चरिंग में आने वाला विदेशी निवेश 10% कम हुआ है अब अप्रैल 2000 से अप्रैल 2014 की तुलना में। जबकि सर्विसेज सेक्टर में आने वाला निवेश 37% हिस्सा रखता था पिछली 2000 से 2014 के बीच में, जो 41% पर पहुंच गया। इसके अलावा बाकी सारे क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी, भारत में विदेशी निवेश घटा है। माइनिंग, भारत में विदेशी निवेश में बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। कंस्ट्रक्शन में भारत में विदेशी निवेश कम हुआ है 2002 तुलनात्मक 2000 से 2014 के बजाय 2014 से 2022 के बीच में। कंप्यूटर हार्डवेयर में भारत में निवेश काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 19% के आसपास विदेशी निवेश आया है, और मिसलेनियस निवेश में कमी आई है। तो ये पूरी तस्वीर हमें बता रही है कि सरकार की कोशिश मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी निवेश लाने की। अब आप कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी निवेश लाने की इतनी कोशिशें क्यों होती हैं? क्योंकि फैक्ट्री आती हैं, फैक्ट्री के साथ नए रोजगार आते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ नई तकनीकें आती हैं। सर्विसेज सेक्टर में आने वाला विदेशी निवेश सर्विसेज को तो आसान करता, पूंजी तो आती है पर तकनीकें नहीं आती। रोजगार सर्विसेज सेक्टर में मिलते हैं पर उत्पादन क्षमताएँ तैयार नहीं होती। ये आंकड़ा PLI स्कीम को लेकर या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर कई तरीके की चुनौतियों की तरफ इशारा करता है, और ख़ासतौर पर उस वक्त जबकि अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन या मंदी की स्थिति पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है।
अब खबर महंगाई से। ये महंगाई बड़ी है, ये महंगाई स्थायी है और ये महंगाई ऐसी है जो बड़ी आबादी को प्रभावित करती है। हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम महंगाई की। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल फरवरी में मोबाइल टैरिफ दरें बढ़ा सकती है। नवंबर के दौरान कंपनी ने हरियाणा और ओडिशा दो सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान को यहां पर 56 रुपए तक बढ़ा दिया था और रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी को यह आशंका थी कि बढ़ोतरी के बाद कंपनी ग्राहक उसे छोड़कर जाएंगे, दूसरी कंपनियों में स्विच कर जाएंगे, लेकिन दोनों राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। अब कंपनी ने वो पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, अब कंपनी अन्य राज्यों में भी सस्ते प्लान की दरों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फरवरी से प्लान्स महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट ऐसा भी इशारा कर रही हैं कि एयरटेल की तरफ से 5G सेवाओं के लिए कोई प्रीमियम नहीं वसूला जाएगा, यानी कि उनकी भी भरपाई जो है वो इन्हीं टैरिफ से की जाएगी। हालांकि कंपनी की तरफ से यह कहा गया कि 5G सेवाओं के विस्तार के लिए कंपनी बड़ा पूंजीगत निवेश करेगी, करीब 28,000 करोड़ रुपए इसकी राशि हो सकती है। सर, पहला सवाल, टेलीकॉम सेवाओं की महंगाई का नया दौर यहां से शुरू। और टेलीकॉम सेवाओं की महंगाई का नया दौर यहाँ से आने की पूरी संभावना थी, क्योंकि 5G में जिस तरीके का निवेश कंपनियों ने किया है नेटवर्क बनाने में और स्पेक्ट्रम को लेने में, वो कीमत उपभोक्ताओं के साथ बांटी जानी थी। एयरटेल की तरफ से जो कल बयान दिए गए वो काफ़ी स्पष्ट और काफ़ी आक्रामक है बाजार में, और उनमें कहीं ना कहीं आपको बाजार में एकाधिकार होने की थोड़ी झलक भी दिखाई देती है। एयरटेल की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि लोग महंगाई का दौर चल रहा है, इसलिए कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं, एयरटेल के बयान में कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि जो 5G की लागत आई है उसे मोनेटाइज करने के लिए अलग से तो कोई पैसा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन मौजूदा दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अगर आप 5G सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि ओवरऑल एयरटेल की मोबाइल सर्विस में समग्र रूप से कीमतों में बढ़ोतरी होगी। एयरटेल ने यह भी कहा कि जो प्राइस रिपेयर है, शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो प्राइस रिपेयरिंग है यानी कीमतें कम हैं, लागतें ज़्यादा हैं, उन्हें कम करने की जो प्रक्रिया, उसे ठीक करने की, प्राइस को रिपेयर करने की जो प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई है, वो आगे कंटिन्यू रहेगी। हमें पता है कि भारतीय बाजार में प्रमुख रूप से दो ही कंपनियां हैं, एयरटेल और जियो। वोडाफोन आइडिया इस होड़ में पीछे छूट गई है। एयरटेल की तरफ से स्पष्ट रूप से दरें बढ़ाने का ऐलान करने के साथ अब इस बात की संभावना है कि बाकी मोबाइल कंपनियां भी अपनी मोबाइल दरों में, खासतौर से जियो अपनी मोबाइल दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। 5G सर्विसेज की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लॉन्च की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन 5G सर्विस आपको अपने मौजूदा फ़ोन पर उसी बगैर किसी प्रीमियम के मिलेगी, लेकिन आपका फ़ोन बिल ज़रूर बढ़ जाएगा आपकी अन्य सेवाओं को मिलाकर। सर, शेयर बाजार में एयरटेल एक और कंपनी को सूचीबद्ध कराने की भी तैयारी कर रही है क्या? हाँ, ये दिलचस्प और इंपॉर्टेंट घोषणा। एयरटेल समूह से एक और कंपनी बाजार में सूचीबद्ध होगी, एयरटेल का पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक्स की पूरी जद्दोजहद में एयरटेल ने यह बताया है कि उसका पेमेंट बैंक लगभग प्रॉफिट के करीब आ गया है और उसका एनुअलाइज्ड रेवेन्यू, सालाना राजस्व करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। एयरटेल के पास, पेमेंट बैंक के पास 50 मिलियन के आसपास कस्टमर हैं और जितना मर्चेंडाइज वैल्यू यानी जितना कारोबार वो करता है वो करीब 20,000 करोड़ रुपए का है। पेमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ने करीब 7-8 साल पहले लाइसेंस दिया था, जो पेमेंट सेवाएं देते हैं अलग अलग तरीके से, दो मर्चेंट्स के बीच में, दो लोगों के बीच में पेमेंट की सेवाएं चलाते हैं। शुरुआत में कई सारे बैंकों ने पेमेंट बैंक के लाइसेंस लिए थे, पर कुछ ही पेमेंट बैंक इस बाजार में खड़े रह पाए। तो अगर एयरटेल का पेमेंट बैंक बाजार में लिस्ट होता है, ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक एयरटेल का पेमेंट बैंक करीब $1 बिलियन का राजस्व अर्जित कर पाएगा। अभी एयरटेल का मानना यह है कि 5G सर्विस के विकास के साथ ऑनलाइन पेमेंट्स का और डिजिटल पेमेंट्स की जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उससे पेमेंट बैंक को फ़ायदा होगा। तो आप अगर एयरटेल की एक और कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। एयरटेल का पेमेंट बैंक बाजार में सूचीबद्ध होने वाला है। केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानून तय कर सकती है और उस कानून को लागू करने का अधिकार राज्यों को दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानून बनाने की तैयारी चल रही है और जनवरी के दौरान कानून पर राय देने के लिए डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किया जा सकता है। सर, किस तरह का कानून आ सकता है, किसको किस तरह के अधिकार मिलेंगे इसमें? ऑनलाइन गेमिंग पर को कानूनों के दायरे में लाने की बहस पिछले 1 साल से चल रही है और इसमें कई तरीके के पेंच हैं। ऑनलाइन गेमिंग में केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारे गेम हैं जो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग की सीमा तक जाते हैं। जो तैयारी अभी दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की तरफ से वो ये है
कि दो तरीके के कानून बनाए जाएंगे, जिसमें कानून में दो व्यवस्थाएं होंगी। एक कानून ऐसा होगा जिसमें कि नियम केंद्र सरकार तय करेगी, पर राज्य सरकारें उन्हें लागू करेंगी और गेमिंग की पूरी व्यवस्था की देखरेख करेंगी, और इसके लिए उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि बेहद सख्त या बेहद मजबूत किस्म के कानून में ऑनलाइन गेमिंग को नहीं बांधा जाएगा, लेकिन सरकार कुछ सीमाएं जरूर तय करेगी जिससे कि ऑनलाइन गेमिंग ही रहे और किसी तरीके की गतिविधि में शामिल ना पाई जाए। ये भी कुछ सख्त प्रावधान भी इसमें हो सकते हैं अगर ऑनलाइन गेमिंग में आपराधिक गतिविधियों की भागीदारी पाई गई तो। अब खबर आने वाले बजट से जुड़ी। केंद्र सरकार दैनिक मजदूरी के नियमों में बड़ा बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए श्रम मंत्रालय दैनिक मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी की जगह गुजारे लायक मजदूरी में बदल सकता है। अगर ऐसा होगा तो दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद महंगाई के आधार पर मजदूरी तय होगी। मजदूरी नियमों में बदलाव के लिए भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की सहायता ले सकता है। सर, क्या तैयारी है सरकार की? मुझे लगता है कि आम लोगों की दृष्टि से, भारत में श्रमिकों की दृष्टि से ये सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए अगर बजट में आएगा। हालांकि हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि इस पर ये आसान नहीं है सरकार के लिए ये फैसला कर पाना, पर ये प्रस्ताव घूमकर श्रम मंत्रालय से सरकार तक पहुंचा है। सरकार इस पर फैसला लेगी तो भारत में मजदूरी की व्यवस्था में बड़ा सुधार और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और उसकी वजह हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अभी तय की जाती है, जो अलग अलग राज्यों में अलग है, 300 रुपये से 500 रुपये के बीच में है, और उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर के लिए अलग अलग, मानी दक्ष और अकुशल कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की अलग अलग दरें हैं। उन दरों को मानना, निर्धारित करना उद्योग के लिए अनिवार्य होता है। यानी उससे कम पैसे पर आप किसी को सेवा नहीं दे सकते, कम से कम उतनी मजदूरी आपको देना ज़रूरी है। ये मजदूरी सरकारें एक निर्धारित क्रम में और अंतराल में रिवाइज करती हैं, संशोधित करती हैं। इसमें महंगाई को नहीं जोड़ा जाता है। आमतौर पर अर्थव्यवस्था में कोई भी वेतन की प्रक्रिया महंगाई से जुड़ी हुई होनी चाहिए, इन्फ्लेशन लिंक्ड होनी चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है साल में महंगाई में बढ़ोतरी के आधार पर। देश का जो सबसे कम आय वाला वर्ग है, जो महंगाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, उसकी मजदूरी को बढ़ाने में महंगाई को कोई आधार नहीं बनाया जाता। वो एक सामान्य प्रक्रिया और चक्र की तरह बढ़ाई जाती है। ये जो व्यवस्था आ रही है जिसमें कि न्यूनतम मजदूरी की जगह लिविंग मजदूरी को या जीविका की मजदूरी मूल्य को शामिल किया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें महंगाई का हिस्सा ज़रूर होगा। तभी यह तय किया जा सकेगा कि आपकी ज़िंदगी जीने की लागत उत्तरोत्तर साल के आधार पर कैसे बढ़ रही है। और इसमें कम से कम 10 से 25% तक मजदूरी महंगी हो सकती है अलग अलग स्तरों पर। मान लीजिए अगर किसी राज्य में अकुशल श्रमिक को या सामान्य दिहाड़ी मजदूर को 300 या 350 रुपये की मजदूरी मिल रही है, तो उसे 25% ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ सकती है। और ये फैसला आसानी से सरकार, उद्योग और अपने ही विभागों को समझा पाएगी। इसमें मुश्किल है, क्योंकि सरकार भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को तदर्थ रूप से, अस्थायी रूप से काम देती है अपनी परियोजनाओं में। सरकार के भी वेतन बिल में बढ़ोतरी होगी, और निजी कंपनियों के लिए तो ये 25%, 10 से 25% की बढ़ोतरी करने का असर उनके वेतन बिल पर पड़ेगा। लेकिन आने वाला समय वेतनों के बढ़ने का है, इसकी संभावना ज़रूर दिखाई दे रही है। अगर ये बदलाव होता है तो भारत के श्रम बाजार में ये एक बड़ा संगठित बदलाव होने वाला है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं कि सरकार बजट में से शामिल भी करेगी या नहीं। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की तरफ से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के अधिग्रहण के बाद ट्विटर की सेवाओं पर असर पड़ा है। गुरुवार को दुनिया भर में हजारों यूजर्स ने ट्विटर की सेवा ठप पड़ने की शिकायत की है। मस्क के अधिग्रहण के बाद ऐसा तीसरी बार हुआ है जब ट्विटर की सेवा ठप पड़ी। हालांकि गुरुवार को सेवा ठप होने के कुछ समय बाद कंपनी ने तकनीकी दिक्कतों को दूर करके सेवा को फिर से बहाल किया है। सर, ट्विटर के साथ दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कभी हमने नहीं सुना था ट्विटर बैठ गया, ठप हो गया, अब लगातार बहुत जल्दी जल्दी 3 बार, ऐसा क्यों? मस्क की दोनों कंपनियों के साथ, कल हमने टेस्ला पर बात की थी, टेस्ला का स्टॉक 73% टूट चुका है। ट्विटर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मस्क ने ट्विटर में लागत कम करने के लिए, खर्च घटाने के लिए जो फैसले लिए हैं, वो ट्विटर की अब तकनीकी दक्षता पर असर कर रहे हैं। हमें याद होगा शुभम कि मस्क ने आते ही एक ही ट्वीट से 7500 लोगों का स्टाफ निकाल दिया था, तुरंत आते ही लोगों को बाहर कर दिया था। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट में पर रखे गए कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई सेवाएं थी, ऐसी 5500 कॉन्ट्रैक्ट सेवाओं को भी तत्काल बंद कर दिया था। इसके बाद
ट्विटर में आउटेजेस आना शुरू हुए, क्योंकि ट्विटर को के नेटवर्क को, विशाल नेटवर्क को मैनेज करने वाली जो टीम थी वो कम पड़ गई थी। मस्क ने लगातार कोशिश की ट्विटर के नेटवर्क को बेहतर करने की, लेकिन अब धीमे धीमे चुनौतियां बढ़ती जा रही, और ये इस कंपनी के लिए दोहरी मुसीबत है। एक तो पहले ही मस्क के आने से पहले ही विज्ञापन देने वाले लोग, विज्ञापनदाता ट्विटर से अलग हो रहे थे। बहुत मुश्किल से ट्विटर ने एप्पल को शामिल किया विज्ञापन की व्यवस्था में लाने के लिए। ट्विटर के एडवर्टाइजर्स उससे दूर हट रहे थे। अब ये आउटेजेस जो हो रही हैं, सर्विस नहीं चल पा रही, उसके कारण जो बचे कुछ एडवर्टाइजर्स हैं उन पर भी असर पड़ेगा और वो भी नहीं आएंगे। ट्विटर एक ऐसे ट्रैप में है जहाँ पर $44 बिलियन के आसपास मस्क ने इसके लिए लगाया था, जहाँ से कई सारी मुश्किलें एक साथ से घेर रही हैं। एक तो ट्विटर का इस्तेमाल, खासतौर से मस्क खुद मानते रहे कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ट्विटर का कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ट्विटर पर ट्रैफिक कम है। दूसरी चीज़ एडवर्टाइजर्स का जाना, और तीसरी चीज़ कर्मचारियों की कमी के कारण नेटवर्क में बढ़ रही समस्याएं। अब बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC भविष्य में गैर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में भी उतर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सभी तरह के इंश्योरेंस को एक ही लाइसेंस की व्यवस्था के बाद LIC अन्य बीमा कारोबार में एंट्री ले सकती है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सभी तरह के इंश्योरेंस के लिए कंपोजिट लाइसेंस का प्रस्ताव दिया है। जीवन बीमा कारोबार में LIC का अच्छा दबदबा है, 60% बाजार पर उसकी अकेले हिस्सेदारी है। उसके बाद अन्य बीमा कंपनियों के मुकाबले बेहतर पहुंच और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। अगर नए बाजार में उतरेगी तो निश्चित तौर पर अन्य कंपनियों के लिए भी चुनौती होगी। सर, पहला सवाल, कंपोजिट लाइसेंस से LIC को किस तरह की बढ़त मिलने की उम्मीद है? LIC का किस्सा दिलचस्प हो रहा है। LIC पिछले साल की अगर बाजार की दृष्टि से देखें, पर्सनल फाइनेंस से निवेश की दृष्टि से देखें, तो LIC पिछले साल की सबसे बड़ी घटना थी। जब हम साल के अंत में खड़े, उसका IPO आना और IPO पर सही कीमत ना मिलना और निवेशकों को नुकसान होना पूरे साल चर्चा में बना रहा। लेकिन इस बीच इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारत में बीमा के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया और कंपनियों को इस बात की इजाज़त दी कि वो कंपोजिट लाइसेंस ले सकती हैं। यानी अब एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस की सेवाएं भी दे सकती है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस की सेवाएं भी दे सकती है, और यहां से LIC के लिए एक मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी इंश्योरेंस कंपनी बनने का रास्ता खुल चुका है। और ये बड़ी बढ़त है जो LIC को मिल सकती है। LIC का जो इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल है वो संसद में मंजूरी के लिए पड़ा हुआ है। जैसे ही संसद से वो मंजूर होगा, उसके बाद इस बात की संभावना है कि LIC कंपोजिट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी और अन्य सेवाओं के लिए लेकर आएगी। एक चीज़ इसमें दिलचस्प ध्यान देने वाली है कि LIC 1973 तक कंपोजिट कंपनी थी, क्योंकि ओरिएंटल इंश्योरेंस LIC का हिस्सा थी 1956 से 1973 के बीच में। बाद में जब सरकार ने जनरल और लाइफ इंश्योरेंस को अलग अलग किया था, तब ओरिएंटल इंश्योरेंस को LIC से अलग करके एक सेपरेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर बना दिया था। तो LIC के लिए ये पूरा चक्र घूमकर वापस आ रहा है, जहां वो वापस उन उत्पादों को भी जारी कर सकेगी जो गैर जीवन या लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद हैं। सर, किन क्षेत्रों में उतर सकती है LIC फिर दोबारा? जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दो बड़े क्षेत्र हैं, और ऑटो इंश्योरेंस जनरल के साथ ही पार्ट है, और ऑटो इंश्योरेंस तीसरा बड़ा हिस्सा है, और LIC इन तीनों क्षेत्रों में आ सकती है। दूसरा ये कि LIC को इसके साथ अपने प्रोडक्ट्स को पैकेज करने की, बंडल करने की सुविधा मिलेगी। क्योंकि कंपोजिट लाइसेंस सभी तरीके की सेवाएं देने की इजाज़त देता है, तो LIC की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि वो सरकार की इजाज़त से, क्योंकि सरकार इसमें बड़ी हिस्सेदार है, सरकार की इजाज़त से बाकी सेवाओं के लिए आवेदन करेगी, और ये बाजार में एक बड़ा डिसरप्शन या एक बड़ा उलटफेर होगा। सर, किन अन्य कंपनियों के लिए नज़रिए से अगर देखें तो इतनी बड़ी कंपनी जब बाजार में उतरेगी, जिसके बाद इतना एजेंट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी कंपनी है, अन्य कंपनियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? 2.5 मिलियन के आसपास एजेंट हैं LIC के पास इतना बड़ा नेटवर्क है। LIC अगर स्वास्थ्य बीमा में भी उतरती है तो पहले दिन से LIC सबसे बड़ी कंपनी हो सकती है भारत के स्वास्थ्य बीमा में, अपने नेटवर्क के आधार पर। दूसरी जो बात हमने शुरुआत में कही कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ये चाह रहा है कि भारत में बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पैकेज इंश्योरेंस प्रोडक्ट आना शुरू हों, जो कि भारत के इंश्योरेंस उत्पादों का अगला जनरेशन है, अगली पीढ़ी है। यानी एक कंपनी एक ऐसे प्रोडक्ट बनाना शुरू करे जिसमें आपको हेल्थ, लाइफ, जनरल और सारी चीजें एक पैकेज में मिल सके। जैसे कि हमने हेल्थ में देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस भारत में इंडिविजुअल इंश्योरेंस से शुरू हुआ था, और अब फैमिली के साथ, फैमिली फ्लोटर, पूरे परिवार के बीमा को उसमें शामिल किया जा रहा है। और वो काम करने में, इस तरीके की सेवा देने में LIC से ज्यादा बेहतर और कोई कंपनी बाजार में नहीं है, क्योंकि LIC के पास सबसे मजबूत ब्रांड इक्विटी है,
बाजार में अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन LIC का हिस्सा अब धीमे धीमे निजी कंपनियां ले रही। और LIC की तरफ से ये मुहिम आगे बढ़ते ही जो 2 बड़ी और प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं उनमें भी सरकारी दखल है SBI और ICICI प्रूडेंशियल। ये दोनों कंपनियां भी शायद कंपोजिट इंश्योरेंस कंपनियों के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगी। तो 1 से 1.5 साल के भीतर हमें भारत के बीमा क्षेत्र में अब कंपोजिट सर्विसेज ऑफर करने वाली कंपनियां दिखाई देंगी। अंत में कि LIC को इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। LIC अपने लिस्टिंग के बाद अपने निवेशकों को उसने निराश किया है। पॉलिसी धारकों के तो तय रिटर्न है, पर निवेशक उतने खुश नहीं हो पाए LIC से। जिन्होंने LIC में पैसा लगाया था, LIC से उतना रिटर्न भी नहीं आया है। तो LIC को नया बिजनेस बढ़ाने के लिए ये कंपोजिट लाइसेंस नए क्षेत्रों से नया बिजनेस लाने में मदद करेगा। अब समय मनी सेंट्रल फटाफट का। दो 2022 में भारतीय स्टार्टअप्स को फंडिंग में भारी कमी का सामना करना पड़ा है। वेंचर इंटेलिजेंस के आंकड़े कहते हैं कि 2022 के दौरान स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल फंडिंग 30% तक घटी है। इस साल सिर्फ $24 अरब की वेंचर कैपिटल फंडिंग हुई है, जबकि 2021 में $35 अरब से ज़्यादा की फंडिंग हुई थी। अगर आप डील का आकार नंबर ऑफ डील्स भी देखें तो इस साल केवल 122 डील हुई हैं, जबकि पिछले साल 177 डील्स हुई थी। ICICI बैंक घोटाले में आरोपी चंदा कोचर और वेणुगोपाल धूत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्यों बढ़ सकती हैं? क्योंकि CBI ने इस मामले की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए आपराधिक नजरिए से जांच बढ़ाने की मांग की है। पूछताछ के दौरान चंदा कोचर ने कहा कि वेणुगोपाल धूत की कंपनी को लोन मंजूर करने की कमेटी की तरफ से दी गई थी। माना जा रहा है कि CBI अब उन सदस्यों को भी बुला सकती है जो उस कमेटी में शामिल थे और जिनकी मंजूरी से वीडियोकॉन को कर्ज दिया गया था। फिलहाल दोनों लोग 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं। गोल्ड लोन कारोबार में बढ़ते कंपटीशन की वजह से गोल्ड लोन कंपनियों के शेयरों में इस साल भारी गिरावट आई है। 2022 में अब तक मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, 2 बड़ी कंपनियां दोनों 30% तक टूट चुकी हैं, एक 28%, एक 32%। और ये गिरावट ऐसे समय में देखने को मिली है जब निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स 10% तेज हुआ है, बढ़ा है। मतलब उनका इंडेक्स बढ़ा है लेकिन कंपनियां टूटी हैं। गोल्ड लोन कारोबार में अब बैंक और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी NBFC भी उतर गई हैं। उसकी वजह से पहले से मौजूद कंपनियों को कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। सर, कोई त्वरित टिप्पणी? गोल्ड लोन बाजार अगले साल काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इसमें काफ़ी सारी आतिशबाजी आपको दिखाई देगी। एक तो गोल्ड लोन बाजार में जो दोनों कंपनियां हैं मुथूट और मन्नापुरम, उनके शेयरों में गिरावट आई, जैसा आपको शुभम ने बताया। गोल्ड लोन बाजार में आमतौर पर बैंक थोड़ा सुस्त से प्लेयर रहे थे, लेकिन पिछले साल बैंकों ने बहुत तेज़ी से गोल्ड लोन बाजार में, जो सरकारी और निजी बड़े बैंक हैं, उन्होंने गोल्ड लोन के बाजार में सोने के बदले कर्ज देने के बाजार में तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश की है। इसका असर NBFCs के शेयर पर हुआ था। नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना शेयर लूज किया था। अब चूंकि NBFCs के पास बड़े स्कोप नहीं है कर्ज की दरें बढ़ने के बाद, तो NBFCs भी इस बाजार में तेजी से आगे आ रही हैं। तो ये एक ऐसा बाजार है जो अगले 5-6 महीनों में काफ़ी नई गतिविधियों से गुलजार रहेगा। इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। और आपको याद होगा या पता होगा कि मनी सेंट्रल पर हम हर महीने आपके लिए एक गोल्ड सेंट्रल लेकर आते हैं, जिसमें गोल्ड लोन बाजार की सारी गतिविधियां, पूरे महीने में क्या हुआ सोने के बाजार में, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो इस बार का एपिसोड भी देखना मत भूलिएगा। गोल्ड सेंट्रल तो देखना मत ही भूलिएगा और कल जुड़ना मत भूलिएगा मनी 9 के साथ। कल हेलो मनी 9 में दिन है बीमा का। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ऑटो बीमा, ट्रैवल बीमा, किसी भी तरीके के बीमा से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है, आपके पास है, तो कल मनी 9 के साथ जुड़िए दोपहर 2 बजे और अपने सवाल का जवाब लीजिए सीधे एक्सपर्ट से। जुड़ने का तरीका आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर। व्हाट्सएप नंबर है 9311121874 और ईमेल आईडी है money9query@tv9.com। दोनों जगह आप अपने सवाल अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ भेजिए। सवाल स्पष्ट भेजिए, पूरा पोर्टफोलियो भेजिए, जो डिस्कस करना चाहते हैं वो भेजिए, नंबर भेजिए। अगर कुछ कमी रह जाएगी तो हमारी टीम आपको फोन करेगी और आपको सीधे एक्सपर्ट से आपका जवाब दिलाएगी। कल दिन है बीमा का। बीमा से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कल मनी 9 के साथ हेलो मनी 9 में जुड़िए और पूछिए अपने सवाल। फिलहाल मनी सेंट्रल में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।